चलो फटाफट दो, पीछे वाले भी दो, पीछे वाले भी जमा करो, फटाफट करो। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? नुक्ता, ठीक है, ये जो नुक्ता है आपको पता है ना क्या होती है? जैसे आप पढ़ते हो जौ, ये तो जौ है, ये क्या है? जौ, क्या है? जौ। नुक्ता लगाने के बाद इसमें क्या आ जाती है? वाइब्रेशन आ जाता है, समझ गया ना? जैसे आप बोलोगे जीरा, ये तो जौ है, जीरा, ठीक है। जिराफ, जिराफ, जिराफ बोलोगे तो फिर वो गलत है, ठीक है। ये हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उन्होंने 5 ऐसे आपके हिंदी के वर्ण बताए थे जिनमें आपके ध्वनियों में परिवर्तन होता है, तो उनमें क्या, जैसे हम बोलते हैं ना करीब है, ये करीब, करीब क्या बोलते हैं? करीब, ठीक है, उसमें लगना चाहिए क्योंकि वो हमारा ओरिजिन नहीं है, प्योर हिंदी में तो नहीं लगता है, लेकिन हम हिंदी जो फारसी और अरबी से आए हुए शब्द हैं कई, उनका प्रयोग हम अपने हिंदी की तरह ही कर देते हैं, उनके बीच डिफरेंस है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मानक भाषा के लिए इन नुक्तों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था, ठीक है। अगला, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई कठिन शब्द है तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक लगाते हैं, है ना? क्या लगाते हैं? कोष्टक, समझ गया ना? जैसे मान लो यहां पर लिख दिया है नवाग्रह, क्या लिख दिया? अब लोग नहीं समझेंगे करके क्या लिखेंगे इसमें? नया आग्रह। नव मतलब नया, आग्रह का मतलब विनती, समझ गया ना? जो कि दोबारा से की गई विनती हो या नवाग्रह, जो नया इनोवेटिव हो, समझ गया ना? तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या लिख देते हैं? जहां पर भी शब्दों में कठिनाई होती है कोष्टक में, आगे कोष्टक में फिर उसका क्या लिख देते हैं? स्पष्टीकरण लिख देते हैं। इसका अर्थ ये है ना? अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा है? रचयिता। क्या होता है? रचयिता, ठीक है, रचयिता नहीं होता बल्कि रचयिता होता है, ठीक है। अगला, अचानक वर्षा होने लगी वाक्य में क्रिया विशेषण होगा। अचानक वर्षा होने लगी, अब ये यहां पर वर्षा होने का क्या बता रहा है? विधि बता रहा है, ये काल नहीं है, अचानक काल नहीं है, ध्यान रखना, समझ गया ना? यहां वर्षा होने की क्या बता रहा है? विधि। तेज वर्षा होने लगी, अचानक वर्षा होने लगी, धीमी वर्षा होने लगी, ठीक है, मूसलाधार वर्षा होने लगी। यहां अचानक, वैसे अचानक क्या काल को बताता है ना, बहुत ही कम समय में जो कालखंड में घटित हो जाए उसे अचानक बोलते हैं, समझ गया ना? लेकिन यहाँ ये काल के संबंध में नहीं, अचानक वर्षा होने लगी तो इसमें क्या होगा? रीतिवाचक। कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये यहाँ पर वर्षा होने की क्या बता रहा है? विधि बता रहा है कि वर्षा अचानक हुई। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती है? मुख्य क्रिया का अर्थ हमेशा स्पष्ट करने के लिए उसके साथ क्या लगाई जाती है? सहायक क्रिया। कौन सी लगाई जाती है? सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे आपने कहा रमेश नदी में, नदी में, अब तैर लिखोगे, तैरना क्रिया तो है लेकिन स्पष्ट कहां हुआ यहां पर? ठीक है, अगर आप यहां पर क्या लिख दो? रहा है, तो रहना क्या है? सहायक क्रिया। लेकिन ये किसकी स्पष्ट कर रहा है? तैरना, क्योंकि इस वाक्य की मुख्य क्रिया क्या है? तैरना है या रहना है? तैरना है ना, मुख्य क्रिया तो ये है।
रहा है क्या है, सहायक क्रिया, लेकिन इसको, इस मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए ये यहां पर आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थों को स्पष्ट करती है। अगला, जो विद्यार्थी परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? जो विद्यार्थी परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, जो परिश्रम करेगा। ठीक है, जो लगाने से क्या होता है, वाक्य अपने आप में पूरा नहीं होता है, और ये वाक्य क्या करेगा, आप ये उपवाक्य इसको पूरा करने के लिए आवश्यक हो जाएगा। जब किसी वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं और वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, मिश्र वाक्य। अगर ये वाक्य स्वतंत्र रूप से पूरा होता, ये स्वतंत्र रूप से पूरा होता, एक दूसरे के बिना भी पूरे हो जाते, तो कौन सा होता, संयुक्त। उपवाक्य अपने आप में जहां पूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला, कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं गाने की कसरत करता हूं, क्या होना चाहिए, मैं गाने का अभ्यास करता हूं होना चाहिए। तो यहां पर ये गलती है, देखो, वह दंड भोगने के योग्य है, भोगना लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो दंड के योग्य है। समझ गया ना, अपने आप में अनुचित प्रयोग हुआ है, वह दंड के योग्य है। दंड मिलेगा तो भोगना ही पड़ेगा ना। पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, क्या होना चाहिए, पेड़ से। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये सही है, इसमें कोई कमी नहीं। सारी की सारी जो आपके हिंदी वाक्य शुद्धिकरण से या हिंदी वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित नियम होते हैं वो सब फॉलो है। ठीक है, 6 चीजें आपने देखनी होती हैं किसी भी वाक्य को क्या करने के लिए, उसकी शुद्धता को पहचानने के लिए। हिंदी प्रदेश में हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी है, 5। कितनी है, 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। समझ गया ना, 5 उपभाषाएं, फिर 5 की अपनी क्या है, अलग अलग वो है। ठीक है, जैसे राजस्थानी की अपनी 4 है। ठीक है, पहाड़ी की कितनी है, 2, पूर्वी की 3, पश्चिमी की 5। ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग स्थानीय बोलियां फिर अलग है। अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, अधिसूचना हमेशा प्रकाशित होती है किसमें, सरकारी गजट में। जैसे सरकार कोई निर्णय ले, सरकार ने कोई निर्णय लिया और उस निर्णय को राज आदेश द्वारा, शासनादेश द्वारा राज्यपाल की इच्छा से प्रकाशित करा, तो वो अधिसूचना में प्रकाशित होगा। समझ गया ना, प्रकाशित कहां होगा, अधिसूचना में, ताकि इसकी सूचना हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना शासन का काम निर्धारित हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। ठीक है, वैसे तुलसीदास मूलतः अवधी भाषा के क्या रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस अवधी में ही लिखी है और उनकी अधिकतर रचनाएं अवधी में ही है। समझ गया ना, परंतु जितनी पकड़ तुलसीदास की अवधी में है उतनी पकड़ ब्रज भाषा में भी है। इसीलिए उनके कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो किसमें, ब्रज में भी लिखे गए। उनमें से विनय पत्रिका इसी में है। रामचरितमानस के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है उनकी, वो कौन सी है, विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में है, ध्यान रखना। ठीक है, किस साहित्यकार को मैथिली भाषा में यात्री के नाम से प्रतिष्ठा मिली? यात्री, यात्री कहा जाता है किसको, नागार्जुन को, क्योंकि ये मूल रूप से किसके, मैथिली भाषा के कवि थे। समझ गया ना, लेकिन घुमक्कड़ जिज्ञासा के कारण वो भारत, उन्होंने श्रीलंका में रहे कुछ साल, श्रीलंका में ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करा, उसके बाद वो नागार्जुन कहलाए। समझ गया ना, मूल नाम तो था नहीं ना, वैद्यनाथ था मूल नाम तो। समझ गया ना, नागार्जुन नाम कब हुआ, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करा। बौद्ध धर्म में नागार्जुन एक बहुत महान क्या रहे हैं, जिज्ञासु रहे हैं, बौद्ध भिक्षु रहे हैं, जिन्होंने क्या, शून्यवाद दिया। समझ गया ना, नागार्जुन ने आपके कनिष्क के समय में भारत से चीन में जाकर के कई सारे बौद्ध ग्रंथों का क्या किया है, अनुवाद भी किया है। और सबसे बड़ी बात है शून्यवाद। समझ गया ना, जो आपका क्या है, आपका 2 बहुत बड़ी अवधारणा है किसकी, बौद्ध धर्म की, एक शून्यवाद, एक विज्ञानवाद, यानी कि तर्कवाद जिसे बोलते हैं। समझ गया ना, तर्कवाद तो किसने दिया, मत्स्येंद्र नाथ ने दिया, विज्ञानवाद और शून्यवाद दिया नागार्जुन ने। ठीक है, तो नागार्जुन नाम इन्होंने इसी नाम के आधार पर रखा।
समझ गया ना। फिर बाद में उन्होंने हिंदी में भी लिखी, हिंदी में तो महान ही साहित्यकार रहे नागार्जुन आधुनिक हिंदी के, समझ गया ना। लेकिन उनका जो मूल क्षेत्र है वो क्या है, मैथिली है, और मैथिली में इन्हें किस नाम से, यात्री नाम से प्रसिद्धि है। ठीक है। अगला, छाया मत छूना कविता के लेखक कौन है? छाया मत छूना किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है कविता, जो आपके सिलेबस में है, गिरिजा कुमार माथुर, छाया मत छूना। यशपाल रचित झूठा सच गद्य की कौन सी विधा है? झूठा सच मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी गई एक बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण आपकी क्या है, रचना है ये, और ये उपन्यास है। झूठा सच क्या है? उपन्यास, मूल रूप से गद्य की उपन्यास विधा है। ठीक है। अगला है, सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। सरस्वती पत्रिका जिसने हिंदी के क्या, जो खड़ी बोली हिंदी है खासकर, उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये जो सरस्वती पत्रिका है, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इन्होंने स्टार्ट करी, फिर बाद में कई महान साहित्यकारों ने इसके आपके संपादन को संभाला है। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञेय। ठीक है। अज्ञेय की एक महत्वपूर्ण रचना है क्या? आंगन के पार द्वार। ठीक है। ये जो आपके अज्ञेय हैं, इनके जो 4 सप्तक हैं, समझ गए ना, जिसे हम तार सप्तक भी बोलते हैं, 4 उसमें लिखे हैं खंडों में सप्तक इन्होंने। ये हिंदी के साहित्य की एक बहुत महान विधा मानी जाती है, जहां से हिंदी साहित्य में क्या, प्रयोगवाद शुरू होता है। ठीक है। नहीं तो आधुनिक युग का पहला जो चरण है उसे प्रगतिवाद बोलते हैं। इनकी जो विधा है वहां से, ठीक है, 1938 से 1942 के बीच इन्होंने तार सप्तक प्रकाशित किया, और इतने क्रांतिकारी लेख लिखे उसमें, समझ गया ना, कि उसमें बहुत सारे आपके साम्यवादी विचारधाराओं को, समझ गया ना, इन सबको सम्मिलित किया गया। तो हिंदी में ये कहा जाने लगा कि अब हिंदी साहित्य में बहुत तरह के आपके आधुनिक चीजों को लिखने के प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए प्रयोगवाद का आरंभकर्ता एक तरीके से इन्हीं को माना जाता है। नहीं तो ये लिखने तो छायावाद से लग गए थे, समझ गया ना। लेकिन इन्हें प्रयोगवाद का सबसे महान साहित्यकारों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक कला का संबंध राजस्थान से है? लोक कला आपके जो इंटरमीडिएट है उसमें लोक संस्कृति, सॉरी, लोक कला और संगीत भी है, ध्यान रखना। समझ गया ना, क्या नाम है, वितान है उसका, बुक का। हाँ, समझ गया ना, क्योंकि आपके सिलेबस इसी तरीके से दिया हुआ है, तो उससे भी आपके क्वेश्चन आ सकेंगे, ये ध्यान रखना। समझ गया ना। लोक कला मतलब जैसे हमारी लोक कला ऐंपण है, समझ गया ना, मतलब विभिन्न संस्कारों और त्योहारों के अवसर पर घरों को या अपनी चौक को, आंगन को सजाने की जो पद्धतियां हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लोक कला बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका लोक कला है, जैसे हमारा ऐंपण है, राजस्थान की क्या है? मंडावा, मंडवा, क्या है? मंडवा। अलग अलग वो हैं, जैसे अल्पना है, ये किसकी है? पश्चिम बंगाल की। अल्पना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। चौकपूर्णा यूपी में भी चलती है, चौकपूर्णा राजस्थान में भी चलती है, लेकिन मूलतः किसकी है? यूपी की है। समझ गया ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो आपके लोक कलाएं होती है, कहीं को रंगोली बोलते हैं, समझ गया ना, कहीं कुछ बोला जाता है, सबकी अपनी अपनी क्या है, अलग अलग। साथिया बोला जाता है बिहार में, समझ गया ना, सॉरी गुजरात में मधुबनी है, गुजरात की, बिहार की, समझ गया ना। सब क्या है? ये फोक आर्ट, मतलब स्थानीय जो आपके लोक कलाएं हैं उनके उदाहरण हैं। तो ये मंडवा आपके कहाँ है? हाँ, राजस्थान। ठीक है, ये सिलेबस में है, ध्यान रखना, लोक कला। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ, शैतान की आंत मतलब जो खत्म नहीं होती, लंबी होती है। क्या होती है? बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी हो। कौन सा एक अनेकार्थी शब्द है? अभिमान का तो एक ही अर्थ होता है, समझ गया ना। अभिमान का क्या होता है? मतलब व्यक्ति अपने को गौरवान्वित समझता है या अभिमान या घमंड करता है, तो उसे बोलते हैं अभिमान। आयु का भी एक ही अर्थ है, आयु का मतलब उम्र से है। अधिक का मतलब भी एक ही से है कि ज्यादा से। अर्थ का बहुत होता है, अर्थ का मतलब धन भी है, अर्थ का मतलब आपका पैसा, ये सॉरी क्या बोलते हैं, किसी चीज का अभिप्राय भी है। अर्थ कई शब्दों के अनेकार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसके पास घर न हो के लिए सही शब्द होगा,
अनिकेत। निकेत किसका है? निकेतन। निकेतन किसका पर्यायवाची होता है? घर का ना। अनिकेत मतलब बिना घर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। क्या है? क्या होता है? भूपेंद्र। इंद्र का भूपेंद्र नहीं होता ना। भूपेंद्र तो धरती के राजा के लिए प्रयोग लाया जाता है, राजा का पर्यायवाची है जो धरती पर राज करता है। भूप मतलब भूमि से है। भूपेंद्र किससे बना? हाँ, राजा का पर्यायवाची तो है, लेकिन भूपेंद्र इंद्र का नहीं है, क्योंकि इंद्र क्या है? स्वर्ग के राजा है, ना कि धरती के। तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है।